हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। आज हम साक्षात्कार से जुड़े उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर के डाउट बने रहते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही व्यवहारिक हैं। इन पर डाउट्स बने होते हैं और आज हम उन्हीं डाउट्स को उस पॉइंट को हम क्लियर करना चाहेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। फ्रेंड, 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू डाउट क्लियर सेशन है। इसमें हम इन छोटे छोटे बात पे ध्यान देंगे, जैसे कि कैसे प्रवेश करना है, कैसे अभिवादन करना है, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, सॉरी कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना स्माइलिंग करना है, कितना सीरियसनेस रहना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ पे किस प्रकार का जवाब देना है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। यही कारण है कि इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर साक्षात्कार देने वाले जो छात्र हैं या जो तैयारी करते हैं वह विशेष करके अपने सब्जेक्ट पर, अपने ऑप्शनल पर और करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि उन्हें साक्षात्कार में बहुत कम अंक प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि साक्षात्कार 120 अंक का होता है बीपीएससी में, और किन्हीं को 105, 104, 106 और बहुत से लोगों का 25, 26 या 30 मार्क्स भी मिले हैं। तो आखिर में कौन से कारण है कि आप बहुत सारे लोग का आप मार्कशीट भी देखे होंगे और एक प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ा हुआ है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि कैसे टॉपर्स लोगों का कुछ मार्कशीट का वहां पे दिखाया गया है कि किस तरह के मार्क्स मिले हुए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो राम कुमार सिंह, सुदामा प्रसाद सिंह, तेज कुमार पाठक, सुशांत कुमार चंचल, कैसे इन लोगों को 105 और 104 मार्क्स मिला हुआ है 120 में। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 25-30 मिला हुआ है। तो इतने कम मार्क्स मिलने के कारण वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। अगर होता भी है तो उन्हें अच्छे रैंक नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, यही यही अगर हम डाउट को क्लियर कर लेते हैं और इस पर अगर ध्यान दिया जाता है तो इससे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे आपका सिलेक्शन तो होगा ही, साथ में आपको अच्छा रैंक आएगा। तो एक प्रकार से अगर कहें तो रैंक को अच्छा करने के लिए, अपने रैंक में सुधार करने के लिए या अपने चॉइस के अनुसार पोस्ट लेने के लिए ये छोटे छोटे बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इस पर हम चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश को लेकर के, किस प्रकार के प्रवेश होना चाहिए, किस प्रकार से हमें एंट्री करना है। फ्रेंड्स, जिस दिन आपका अगर साक्षात्कार है और उस दिन आपको प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको एक वहाँ पे एक दरवाजे के बाहर एक आपके एक कर्मचारी होगा, आपको लेकर के अंदर जाता है। ये भी होता है कि वह आपके गेट को खोल सकता है। अगर वो खुद से खोल दिया तो आप सीधे अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप उसको आराम से, आपको दरवाजे को आप अंदर में वॉश करेंगे और अंदर जाएंगे। और उस समय अंदर जाते समय आपको पीछे मुड़ करके, ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ करके जोर से दरवाज़ा को बंद नहीं करना है और पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। फिर जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, वहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे प्रवेश करने के बाद आपको वहाँ पे अभिवादन करना है। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग बोलिए, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, या अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं नमस्कार, प्रणाम या हाथ जोड़ करके भी अभिवादन कर सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अभिवादन पसंद करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर वहाँ पे जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, अगर वहाँ पे अगर पुरुष सदस्य हैं या यानी कि पुरुष हैं तो आप अभिवादन कर सकते हैं एक बार में सबको। अगर वहाँ पे अगर लेडीज़ है, अगर एक भी कैंडिडेट वहाँ पे लेडीज़ है तो आपको सबसे पहले उस लेडीज जो मेंबर है, सदस्य हैं, उनको आपको अभिवादन करना होगा। उसके बाद से बाकी अन्य सदस्यों की तरफ आप एक अभिवादन करते हुए अपने आई कॉन्टेक्ट को, यानी कि अपने नज़र को चारों तरफ से घुमा सकते हैं तो चलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे वहाँ पे जाके बैठना कैसे है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि वहाँ जाने के बाद से सीधे चेयर होते हैं और अपनी चेयर को खींचते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको वहाँ पे जाना है तो चेयर पे नहीं बैठना है, अपने से बिना पूछे यानी कि बिना अनुमति के चेयर पे नहीं बैठना है। आपको वहाँ पे अभिवादन करके आप वहाँ पे खड़े रहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप बैठिए या आपको सिट डाउन, जो भी बोला जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे बैठिए। और बैठने के बाद ऐसा नहीं कि बैठिए, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि वे आपसे बड़े लोग हैं और आपको बैठने की इजाज़त देते हैं। तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना होगा या धन्यवाद बोलना होगा। उसके बाद देखिए, जब आप अंदर जाइएगा तो आपको एक कोड दिया जाएगा, क्योंकि अभी पीसी में अब नाम और रोल नंबर को हटा दिया गया है, अब कोड सिस्टम है। तो आपको एक कोड दिए जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो बिना पूछे आपको उस कोड को टेबल पे नहीं रख देना है।
जब आपसे मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, तब जा कर के उस कोड को देना है। और यह भी ध्यान रखना है कि कोड को ज़्यादातर आप अपने ऊपर के पॉकेट में रखिए। ऐसा नहीं कि हाथ में ऐसे बांध करके लेके जाना है, वो भी नहीं है। आप उसको ऊपर में पॉकेट से आराम से रख सकते हैं, क्योंकि जब आपसे जब मांगा जाएगा तो आप उसको आसानी से बैठे बैठे निकाल करके दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पीछे के पॉकेट में या बैक साइड से या आगे किसी भी नीचे के अगर आप रखते हैं नीचे में, तो आपको परेशानी होगी आपको निकालने के समय। चूँकि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, उस समय आप निकालिएगा तो आपको परेशानी हो सकती है, या तो झुकने में। तो इसीलिए आप उसको कोशिश कीजिए कि ऊपर में ही रखें, और ताकि आसानी से आप दे सकें। अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो आप उसको हाथ में ले सकते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं है। या अगर आपने कोट पहन रखा है, महिला अभ्यर्थी भी कोट पैंट पहन करके वो दे सकती है इंटरव्यू, तो उसमें भी रख सकती है, इसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे, आइए यहाँ पे अभिवादन की हमने बात कर लिया, हमने प्रवेश की बात की, अभिवादन, बैठने के तरीके। उसके बाद देखिए आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का जहाँ तक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, अगर जो भी आपसे जो सदस्य आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनसे आपको आई कांटेक्ट उस समय रखना है। साथ ही अगर आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो उनके अलावा अन्य सदस्यों की तरफ भी अपने नज़र को, यानी कि आई कांटेक्ट के साथ अपने नज़र को देखना है। ऐसा नहीं है कि आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते रहिए और उन्हीं को जवाब दीजिए। ऐसा नहीं, आपको जवाब देने के समय चारों तरफ थोड़ा सा देखते रहना है, ताकि सबों को लगे कि हाँ, इनकी नज़र सभी की तरफ है। ये आई कांटेक्ट है। और आपको आई कांटेक्ट सीधा रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ऊपर की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखिए, या ऐसा भी नहीं है कि अगर आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आप सीधे तौर पे आप आई कांटेक्ट में रहिए, उनसे नज़रें मिला करके दीजिए। ऐसा नहीं कि हम जवाब दे रहे हैं और अपने नीचे देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, फैन की तरफ देख रहे हैं, एसी की तरफ देख रहे हैं, या आवाज़ लगा है तो उधर देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अब हम बात करते हैं नेचुरल और न्यूट्रल, यानी कि आपको अपने आप को वहाँ पे नेचुरल रखना है, यानी कि आप जो हैं वही वहाँ पे बने रहना है, और न्यूट्रल रहना है। ज़्यादा वहाँ पे बढ़ चढ़ के नहीं बात करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। आपसे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुरूप आप जवाब दीजिए। अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिए, और नहीं आ रहा है तो आप नहीं दीजिए। देखिए यहाँ पे प्रेशर क्रिएट, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब तो इस तरह के प्रेशर क्रिएट बहुत कम किए जा रहे हैं, पहले ये ज़्यादा होता था। इसमें क्या होता है कि अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको अंदर प्रवेश जाते समय आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी कि आपको प्रेशर बनाया जाता है। जैसे आपसे अचानक पूछा जाता है कि किसी एक मेंबर ने आपसे पूछा, आपके नाम के बारे में पूछेगा, उसके बाद आप जवाब दे ही रहे हैं, तब तक दूसरे मेंबर ने पूछ दिया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, या आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है। तो हालांकि नाम अब नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के क्या प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया। फिर तब तक दूसरे मेंबर के द्वारा पूछ लिया जाएगा कि आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, या आपके कॉलेज का क्या नाम है, या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या पिन कोड क्या है। कुछ भी इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, वो सभी आप प्रश्नों का जवाब जानते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। वो ये देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा सत्कार के समय एक मेंबर होते हैं जो कि वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन वो चुपचाप बैठे होते हैं, या प्रश्न पूछ भी सकते हैं। वो आपके मनोवैज्ञानिक की जांच करते हैं कि आप में किस प्रकार की क्षमता है, आप प्रेशर को कैसे झेल पा रहे हैं, या आप में कितनी धैर्य है या सहन शक्ति है। तो इसके लिए किया जाता है। इस समय आपको अपने आप को एकदम नेचुरल रहना है, न्यूट्रल रहना है, और आसानी से प्रश्न को सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। उसके बाद देखिए अनुमति, यानी कि देखिए अनुमति का क्या यहाँ पे मतलब है कि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। अगर अच्छी से जानकारी है तो आप उसको दे सकते हैं। 3 सिचुएशन हो सकता है, या तो अगर आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता है तो आप उसका जवाब दीजिएगा, या तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, आपको लगता है कि हाँ, या हम सुने हुए हैं, या अगर हमको इसके थोड़ा सा अगर हिंट्स मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं। या तीसरा क्या होगा, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं सुने हैं, तो आप उसको सॉरी बोल के निकल सकते हैं। अब रही बात जो बीच वाला बात है, आप उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, आप अनुमति ले सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं कि अगर मेंबर से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो आप इसके बारे में इजाज़त ले सकते हैं कि सर, मुझे इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है या बहुत कम जानकारी है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो वो बिल्कुल आपको इजाज़त देंगे, बोलेंगे ठीक है बताइए, तो आप इसके बारे में बताइएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हैं
तो उस पर ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद इसके पहले बोलने से पहले आपने उससे इजाज़त मांग लिया है। तो इसमें क्या होगा कि वो आपको हेल्प भी करेंगे। बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं, अगर आपने कुछ गलत बोला तो आपको हेल्प भी करेंगे। तो वहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी सदस्य के द्वारा आपको हेल्प किया जा रहा है तो आपको उस बात के लिए उन्हें धन्यवाद भी बोलना है कि सर इसके लिए धन्यवाद। या अगर देखिए, या अगर आपको ये भी हो सकता है कि अगर इसके बारे में आपने बोला, जैसे आप अनुमति लेकर के बोल रहे हैं लेकिन आपने वो बोला वो चीज़ रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो आपको अगर कोई मेंबर के द्वारा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है तो ये तो ऐसा है, तो अगर गलत आपने बोला तो उसको आप स्वीकारने में बिल्कुल परहेज नहीं करना है। आपने अगर गलती किया है तो उसको मानिए, हाँ जी सर ऐसा होगा। इससे क्या होगा कि आपको उनको ये पता चलेगा कि आप में ईमानदारी है। अब हम बात करेंगे स्माइल और सीरियसनेस। स्माइल देखिए, अंदर में सत्कार के समय जाना है तो ना ही ज़्यादा स्माइल और ना ही ज़्यादा सीरियसनेस। अगर आप ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, हर बात में हंस रहे हैं, ऐसे ज़्यादा हंसते ही जा रहे हैं तो उन्हें लगा कि ज़्यादा ही केवल हंस रहा है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। और ज़्यादा सीरियस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम सीरियस है, ऐसे लगे कि कहीं से झगड़ा करके आए। तो आपको एकदम सिंपल रहना है, जिस प्रकार से आप रहते हैं, आप खुद को अपने घर में आईने में देखिए, आपने जिस प्रकार से आपने सिंपल तरीके से जैसे बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, ठीक वैसे ही वहाँ पे रहना है। इसके लिए ज़्यादा नहीं ज़्यादा स्माइल करना है, नहीं ज़्यादा सीरियसनेस होना है। अब बात करते हैं अलर्टनेस के लिए। हमने बात किया यहाँ पे किस प्रकार से आपकी अलर्टनेस की जांच किया जाता है कि आपने कितने अलर्ट है। आपका डेट ऑफ बर्थ से, एड्रेस से, पासिंग ईयर से, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, या आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, या उसका पिन कोड क्या है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। वर्तमान में उसके वीसी कौन है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ताकि आपको देखा जाएगा कि आपने इसके प्रति कितना आपने अलर्ट हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑप्शनल। क्योंकि आप साक्षात्कार में जाइएगा तो सबसे पहले जो जेन्युइन प्रश्न है और शुरुआती में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर जो हमने अलर्टनेस की बात किया, अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि जब से एक कोर्स सिस्टम आ गया है तब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछा जाता है या बहुत कम पूछा जाता है। अब शुरुआत जो होती है आपके सब्जेक्ट और ऑप्शनल से ही शुरुआत हो रही है। आप जैसे ही जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, कहाँ से किया है, या आपका सब्जेक्ट क्या रहा है। नहीं तो पूछा जाएगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आपने किस ऑप्शनल से आपने इसकी मेंस का एग्जाम दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने सब्जेक्ट और ऑप्शनल पे ध्यान देना होगा। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑप्शनल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सब्जेक्ट और ऑप्शनल के बारे में चर्चा इसके हमने अलग वीडियो में किए हैं, आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट पर, आप अपना फोकस कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपसे सब्जेक्ट से जुड़े कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको बताइए, और अगर नहीं पता है तो वहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है, और चूँकि ग्रेजुएशन उन्हें भी पता है कि हाँ बिहार में ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस प्रकार से होती है। अगर कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए, जैसे कि पटना को और मगध को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे कॉलेजों में कितनी पढ़ाई होती है उन्हें खुद पता है। तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़े कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो उसके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप वहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए बहुत ज़्यादा दिन हो गया। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उन्हें पता है और आपको ही पता है कि आपने इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बदौलत आप इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आपने ग्रेजुएशन तो बहुत पहले कर लिया है, बीच में बहुत गैप भी हो सकता है, 5 साल, यहाँ तक कि 10-10 साल का भी गैप रहता है, लेकिन आपने इसी ऑप्शनल, जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखे हैं, आपने इसी ऑप्शनल के बदौलत आपने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपको यही ऑप्शनल यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए भेजा है। तो आपको अगर ऑप्शनल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जवाब दे पाए। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं या आपके प्रश्न से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने ऑप्शनल की पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल हो, आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। आप अपने सिलेबस को लेकर के प्रत्येक टॉपिक वाइज को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आप ऑप्शनल की पढ़ाई किए हैं तो आपको सभी बातें पता है। बस इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आप देख लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने कुछ जैसे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल और सोशोलॉजी ऑप्शनल से जुड़े किस प्रकार के पूर्व के जो 63वीं और 60 से 62वीं में जो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं टॉपर्स लोग के द्वारा जो सुझाया गया है, उस पर हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द हम हिंदी
हिंदी लिटरेचर और एलएसडब्ल्यू और एंथ्रो का कुछ और भी सब्जेक्ट का हम लेकर के आएंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि हाँ कि ये सब्जेक्ट का अगर ऑप्शनल है तो आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। अब हम बात करेंगे कि एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट ऑप्शनल है इसका आप प्रशासन कैसे प्रयोग कीजिएगा या इसका प्रशासन में क्या प्रयोग है। तो आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़े यानी कि अपने ऑप्शनल से जुड़े यह प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा कि इस ऑप्शनल का, जैसे मान लीजिए अगर आपका है सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, तो इसका आप कैसे प्रशासन में प्रयोग कीजिएगा। अगर आपका जियोग्राफी है तो उसको कैसे प्रशासन में प्रयोग कीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका एलएसडब्ल्यू है तो उसका कैसे कीजिएगा। तो यह एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अब है गैप। ये भी बहुत से छात्रों की बहुत बड़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बहुत बच्चों ने इस पर जो है सो कि देखिए गैप है, आपने जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, खास करके अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के बीच अगर गैप है तो इससे प्रश्न तो बहुत कम पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया है और उसके बाद से बहुत लंबा समय तक गैप है, तो आपने इतना दिन क्या किया है या गैप क्यों है, कि आप क्या कर रहे थे, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जेन्युइन इसके लिए कुछ उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना है और बनावटी नहीं। आप आपने जिस कारण गैप किया हो, या तो अगर आप लेडीज हैं तो आपका विवाह हो गया, शादी हो गया, या ये भी कारण हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति है या घर या किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो आप उस गैप को बताइएगा कि हाँ यही कारण है कि मेरा गैप रहा है। यह भी हो सकता है कि जैसे कि मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया या कोई प्राइवेट जॉब किया, बाद में फिर हमें पढ़ने का मन किया, या किसी भी कारण जो भी जेन्युइन है, जो भी रियल है वही बात बोलना है। इसके लिए कुछ झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो बहुत अनुभवी होते हैं। अगर आप कुछ ऐसे झूठ बोल रहे हैं तो आपके चेहरे से वो पहचान लेंगे। तो जो भी जिस कारण आपका गैप है, क्यों गैप है, इतना दिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कारण है कि आपने इतना दिन के बाद पढ़ाई किया, तो इस पे आप अपने खुद से अपने, अगर आपका गैप है तो यह उन लोगों के लिए है जिनका गैप है, जिनका कंटिन्यू, उसके लिए कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपका करेंट में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट भी हो सकता है चाहे सरकारी भी हो सकता है, तो आप उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप अभी वर्तमान में किस सेवा में जॉब कर रहे हैं, या आपने अभी वर्तमान में इस सेवा में है तो फिर आप इस सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं, या आपने इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी सर्विस में हैं, तो हो सकता है कि आपका आधा इंटरव्यू 50% इंटरव्यू इसी पे चला जाएगा। तो आपका जो भी जॉब है आप उस पर अपने जॉब के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, वो किस प्रकार की सेवा देती है, किन किन क्षेत्रों में काम करती है, आपने आप वहाँ पे क्या करते हैं, आपका कौन सा पोस्ट है, आप या आपकी कितनी वहाँ पे वरीयता है, या किस प्रकार क्या वो जो जॉब करते हैं या जो कंपनी है वह क्या वह सामाजिक कार्य कुछ करती है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। तो उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस पर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। अगर आपका कोई जॉब है, हाँ अगर नहीं है तो नहीं है, आपने तैयारी कर, तो फिर पूछा जाएगा कि आप इतने बड़े गैप है तो क्या करें, तो आप बोलिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जो भी हो। अब हम बात करेंगे कि सॉरी कब, कहाँ और कैसे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि सॉरी कब बोलना है, कहाँ बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया और आप अगर उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, या आप उस प्रश्नों को जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो आप सीधे तौर पे उसको सॉरी बोल सकते हैं। या आपको वहाँ पे जैसे कि आप हिंदी में भी उसको बोल सकते हैं, या जिस प्रकार से बोले। हाँ, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे आपको सॉरी नहीं बोलना है, वहाँ पे आपको जवाब देना है। देखिए, अगर आपसे सब्जेक्ट से जुड़े कोई प्रश्न है तो सॉरी बोल सकते हैं, या अगर समसामयिक मुद्दे से जुड़े कोई प्रश्न है तो वहाँ भी सॉरी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शनल से भी है तो वहाँ कोशिश कीजिएगा कि सॉरी नहीं बोले, आप वहाँ पे फोकस आपको करना है कि ऑप्शनल पे हम सॉरी नहीं बोले। लेकिन अगर नहीं आया तो उसको सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, या आपसे आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा जाए, या आपने जो भी अपने इंटरव्यू के समय जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए सबसे पहले BAS पढ़ा है नंबर 1 पे, इसके अंतर्गत जैसे कि आपको STM आएंगे या जो भी आएंगे, RDO BDO, उसके बाद आपने DTSP है, तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपका वरीयता जो क्रम है, आपने बिहार प्रशासनिक सेवा को दिया हुआ है तो आपने DTSP के बारे में क्यों नहीं दिया है, या अगर आपने DTSP दिया है तो STM क्यों नहीं दी है। तो इससे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सॉरी नहीं बोलना है, और आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर आपका BPSC के थ्रू एज STM एज ए DTSP आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, या आपकी क्या प्राथमिकता होगी। या अगर आप महिला हैं तो आपसे ज़रूर प्रश्न ये पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा गया है कि आप अगर महिला हैं और आपको एज ए महिला
एज एसडीएम अगर आपको किसी अनुमंडल में आपको एसडीएम बना किया, तो आप वहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और ख़ास करके पूछा जाता है कि आप सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं संचालित, उसको उसके अलावा छोड़ करके आप अपने स्तर से क्या कीजिएगा, कि आपको अपने स्तर से कुछ दो प्राथमिकता को बताइए जो आप महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा। या वहाँ पे जितने भी जैसे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके विकास के लिए क्या कीजिएगा। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादातर मान लीजिए एसटी आबादी एससी आबादी है, तो आप उन लोगों के विकास के लिए क्या कीजिएगा, उनके शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन है। अगर आप यहीं पे सॉरी बोलिएगा तो आपको प्रशासन में जाने से क्या फ़ायदा, फिर वहाँ पे आप कौन सा कार्य कीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में, यानी कि सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हो या जो भी प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न हो या आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड प्रश्न हो, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको सॉरी नहीं बोलना है, वहाँ पर बचना है। अगर आप वहाँ पे सॉरी बोलिएगा तो फिर आपका निगेटिव चला जाएगा। उसके बाद देखिए थैंक यू। थैंक यू यहाँ का मतलब है कि ज़्यादातर ये होता है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप अगर उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो मेंबर होते हैं बैठे होते हैं, वो आपको बीच बीच में कुछ छोटे से पॉइंट्स पे आपको हेल्प भी करते हैं। या अगर आप बोलने में गलती करते हैं तो वहाँ पे आपको उनको हेल्प लेना है। तो ऐसा नहीं कि बस हाँ हेल्प लिए सुन लिए, नहीं, उसके लिए आपको उन्हें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। इससे क्या होगा, एक रिस्पेक्ट आएगा, एक आदर आएगा। तो यहाँ पे एक थैंक यू का मतलब ये हुआ। अब हम बात करते हैं रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि आप अगर कोई प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक से कुछ छोटा सा पॉइंट गलती बोल दिया, गलती कर दिया, तो उसके लिए आप किसी मेंबर के द्वारा आपको उस पर क्रॉस किया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, इतना है। या आपसे कोई डाटा अगर गलती हो गया तो बोलेंगे नहीं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101 है, तो आपने गलती से मान लीजिए 102 बोल दिया या 101 की जगह 100 ही बोल दिया, तो आपको ये बोला जाएगा कि नहीं अनुमंडलों की संख्या तो इतनी है। तो आपको वहाँ पे अपनी गलती को स्वीकारना है, वहाँ पे बोलना है कि हाँ, वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं। या अगर आपने किसी मेंबर के द्वारा बताया जा रहा है तो आप उनको धन्यवाद बोलिए। अब हम बात करते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये जानबूझकर कैसा किया जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो एक लंबा समय तक एक स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट देते हैं मतलब कि वो लंबे समय तक उस पर बात करते हैं। ऐसा लगेगा कि वो आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो जब प्रश्न करेंगे या जो भी लंबा स्टेटमेंट बोलेंगे, तो आपको उस समय धैर्य बनाए रखना है और उनकी बातों को गौर से सुनना है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो बोल रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं, तो आपका अपना ध्यान को हटाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ उधर ऊपर देख रहे हैं, दीवार की तरफ, फैन की तरफ देख रहे हैं, या नीचे टेबल की तरफ देख रहे हैं, या किसी दूसरे, जैसे कि एक सामने वाले मेंबर है आपसे या स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हाँ ध्यान हटा करके दूसरी तरफ, हम दूसरे मेंबर की तरफ देख रहे हैं या मैडम बैठे उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो जानबूझ करके लंबा स्टेटमेंट बोलते हैं ताकि वो आपको देखना चाहते हैं, आपके अलर्टनेस को जांच करते हैं कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, आप में धैर्य है कि नहीं, सहनशीलता है कि नहीं। तो आप अगर इधर उधर ध्यान भटकाइएगा तो यह भी निगेटिव चला जाएगा। तो आपको वहाँ पर लॉन्ग स्टेटमेंट रहता है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, वो जो भी लॉन्ग स्टेटमेंट बोलेंगे और उसी में से एक छोटा सा लास्ट में आपसे प्रश्न, यानी कि वो एक इतना बड़ा स्टेटमेंट देंगे और इसमें से लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट होगा इतना बड़ा, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर देंगे। तो उसी में से अगर आपने उस लंबे स्टेटमेंट को अच्छा से नहीं सुना है, नहीं ध्यान दिया है, तो फिर आप इसको जवाब नहीं दे पाइएगा। तो फिर क्या होगा, ये भी निगेटिव में चला जाएगा। तो इस प्रकार के जब आएंगे लॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपको वहाँ पे धैर्य बना के रखना है, आपको सुनना है, ध्यान नहीं भटकाना है। और ख़ास करके जो आपसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं उनके बारे में सुनना है। और ये भी होता है कि जब एक स्टेटमेंट बोलेंगे एक सदस्य के द्वारा, तो बीच बीच में अन्य भी सदस्य होते हैं, तो बीच में आपस में बात भी करेंगे, तो उनको बात को काटना नहीं है और उनके बात को ध्यान से सुनना है। अब हम बात करेंगे कि हेल्प बाय मेंबर। हमने बताया कि अगर आप कुछ प्रश्नों का जवाब दे रहे होते हैं तो उसमें बीच में कुछ ऐसे सदस्यों के द्वारा आपको हेल्प किया जाएगा, तो उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना है, या उनको अगर आपको मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि हॉबी। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है। इसमें बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि हॉबी क्या रखा जाए, किस प्रकार का हॉबी होना चाहिए। हाँ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी से हॉबी पर प्रश्न पूछ ही लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉबी के बारे में हमें तैयार नहीं करना है, हॉबी के बारे में बिल्कुल तैयार करके जाना है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका कोई हॉबी है और हॉबी से जुड़े आपसे लगातार 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जो कि ज़्यादातर क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है। तो आपका हॉबी पे ही 4-5
प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, यानी कि आपका 10 मिनट तो हॉबी पर ही चला जाएगा। तो आपने अपनी हॉबी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अपने हॉबी को नहीं नहीं अभी से सोच के रखा है तो आज ही सोच लीजिए, क्योंकि हॉबी एक दिन का नहीं है, आपको उसके अनुसार चलना होगा, उस पर तैयारी करना होगा, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका हॉबी क्या, आप बताइएगा। तो सबसे पहला ही प्रश्न यही बन जाएगा कि आपका हॉबी है, तो बताइए इस हॉबी का प्रशासन में क्या प्रयोग है। तो देखिए क्या क्या हॉबी हो सकता है, बहुत से हॉबी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको वही हॉबी रखना है जिसमें आपकी रुचि है, कोई बने बनावटी नहीं रखना है। और उससे जो भी आपको हॉबी रखना है, आप उससे जुड़े उस पर आपको प्रश्न तैयार करने होंगे कि आपने क्यों रखा है या इसका प्रशासन में क्या प्रयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका हॉबी है विजिटिंग, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रशासन में कैसे प्रयोग कीजिएगा। और देखिए क्या क्या हॉबी ज़्यादातर मैंने जनरली कौन कौन से हॉबी रखे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है। ये गार्डनिंग ये भी एक अच्छा हॉबी है। 56 से 59 बीपीएससी में जो टॉपर्स रहे थे संजीव कुमार सज्जन जी, उनका गार्डनिंग ही रहा था। उसके बाद देखिए कुकिंग है, विशेष करके महिलाओं की रहती है। और रीडिंग है, डायरी राइटिंग है, ये भी बहुत अच्छा है। और विजिटिंग है और नॉवेल पढ़ना है। तो एक प्रश्न तो जेन्युइन है, चाहे आपने नोबेल कोई भी आप इसमें से हॉबी रखिए, तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इसका प्रशासन में क्या प्रयोग है, या आप अपनी हॉबी को प्रशासन में कैसे प्रयोग कीजिएगा। तो इससे जुड़े भी प्रश्न आपको तैयार कर लीजिएगा और उसका आंसर खुद जवाब। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा आपका सिंगिंग है, तो आप किस प्रकार का आप गाना सुनना पसंद करते हैं या गाना गाना पसंद करते हैं, या अगर आपने हाल में कोई गाना सुना है तो बताइए, या अगर आप बताइएगा तो फिर वो किस फिल्म का गाना है, उसका संगीतकार कौन है। तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा। अगर मान लीजिए आपका कुकिंग है, तो आप किस प्रकार की खाना बनाना पसंद करती है, या आपका कोई महत्वपूर्ण जो आप बनाना पसंद करते हैं तो उसके बारे में बताइए, या आपने हाल में कोई अच्छा डिश बनाया है तो उसके बारे में बताइए। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हाँ जैसे कि बिहार का लिट्टी चोखा है, तो आप बताइए इसको कैसे बनाइएगा, या कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि आप इसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद जैसे कि आपका डायरी राइटिंग है, तो आप उससे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का डायरी, जैसे कि एक होता है डेली लाइफ का, आप प्रत्येक दिन का लिखते हैं, या एक होता है किसी विशेष दिन का लिखते हैं, तो किस प्रकार का डायरी राइटिंग करते हैं, या किन किन बातों को लिखते हैं, या आप क्या आपने हाल में डायरी राइटिंग किया है और उसमें क्या मेंशन किया है। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आपने विजिटिंग है, यात्रा करना है, तो इससे जुड़े प्रश्न बहुत सारे बनते हैं कि आपने कहाँ कहाँ घूमे हैं, या किस प्रकार जगह पे घूमना चाहते हैं, कोई धार्मिक जगह पे जाना पसंद करते हैं कि प्राकृतिक जगह पे आप कहाँ कहाँ पे गए हैं। साथ में ये भी पूछा जाएगा कि आप जब विजिटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गाइड लेना होता है, तो क्या आप गाइड लेते हैं या खुद से अपना घूम लेते हैं। तो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। या आपसे पूछा जाएगा कि आपने हाल में कहाँ पे घूमा है। अगर मान लीजिए आपने बताया किसी जगह, मान लीजिए आपने नालंदा विश्वविद्यालय या राजगीर कहीं पे, तो उससे जुड़े भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि वह कब है, कब स्थापना किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो आपको इस तरह के प्रश्न तैयार करने होंगे। तो आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि किस प्रकार की हॉबी रखें, ताकि उससे प्रश्न भी हमसे पूछा जाए तो हम उसका आसानी से जवाब दे सकें। फ्रेंड्स, आज हमने डाउट क्लियर सेशन के टॉपिक पे बहुत चर्चा की है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही व्यवहारिक है। ज़्यादातर प्रश्न हमने पहले भी बताया कि अपने सब्जेक्ट और ऑप्शनल और समसामयिक मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, लेकिन यही छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं देने के कारण उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं। और वो इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब तो हमने दे दिया है और हमने सॉरी बहुत कम बोलना है, एक दो ही सॉरी बोलना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपने प्रवेश करते समय कुछ गलती कर दिया हो, या अपने अभिवादन करते समय कुछ गलती कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि बैठने का तरीका में कुछ गलती हो गया हो। तो यही छोटे छोटे पॉइंट है आपका, यही कारण आपका निगेटिव में चला जाता है फ्रेंड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और भी फ्रेंड्स, आप अगर 64 बीपीएससी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी लोग 64 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा दिए हैं और वो लोग अगर साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ जब इंटरव्यू कॉल आएगा तो हम करेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। और वे लोग आज से अपना तैयारी शुरू करें, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी कोई एक दिन का तैयारी नहीं होता है। और जहाँ तक बात है कि साक्षात्कार यह नॉलेज का नहीं, यह पर्सनालिटी का टेस्ट है। और पर्सनालिटी कोई एक दिन में नहीं आता है और कोई एक चीज़ से नहीं आता है। इसके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन पर ध्यान देना पड़ता है। और आपको अभी से इंटरव्यू मूड में जीना पड़ेगा। आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए छोटे छोटे बात पे ध्यान देना होगा। किस प्रकार के ड्रेस है, किस प्रकार का प्रवेश करना है, कैसे बोलना है, कैसे अभिवादन करना है। तो फ्रेंड्स, यही वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स आता है।
तो फ्रेंड्स, ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। फिर हम इसके अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।